Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। और लास्ट लेक्चर में हमने ओशन करेंट्स ख़त्म कर दिए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्योग्राफी का। अगर आप अब अपने खुद से ये बता पा रहे हो कि कौन सा वार्म करंट है, कौन सा कोल्ड करंट है, बिना याद किए हुए, तो आप बहुत आगे चले गए हो अपने प्रिपरेशन में, बिलीव मी। क्योंकि बहुत लोगों को ये आधे से ज़्यादा लोग ना ये क्रैम करते हैं ये चीज़ें कि वो वार्म कौन सा है और कोल्ड कौन सा है। बट अगर आप कंसेप्ट से रिलेट करके आपको अगर ये पता चल गया कि इक्वेटर से जो ऊपर जाने वाला करंट है वो वार्म होता है, जो ऊपर से नीचे आने वाला है वो कोल्ड हो गया, और वैसे आप गेस कर पा रहे हो, तो काफ़ी अच्छी बात है ना। कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ फॉर दैट। तो अब एक कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं हम, है ना, जहाँ पे मैंने आपको ये बोला था कि डेजर्ट्स का मैं बताऊंगा कि डेजर्ट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। तो वो ओशन करंट से एक पॉइंट उसका रिलेट करता है, वो क्या है चलिए देखते हैं आज। तो आप ना कभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेजर्ट्स देखना, जैसे कि पिछले कई किसी लेक्चर में मैंने दिखाया भी है कि डेजर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो आप अगर देखोगे ना, तो डेजर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली 0, 45 यहाँ तक मान लो आप, ऊपर नीचे, ठीक है। ये इसके बीच में मतलब मोस्टली जो डेजर्ट वैसे यहीं पर ही हैं, सब ट्रॉपिक्स में ही हैं, मोस्टली डेजर्ट सब ट्रॉपिक्स में मिलते हैं। और आप देखोगे कि जो भी डेजर्ट्स हैं ना, वो सारे कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड पर हैं। चाहे वो सहारा ले लो, चाहे वो नामीब डेजर्ट ले लो, चाहे वो आप यहाँ पे गिब्सन डेजर्ट ले लो, चाहे वो आप यहाँ पे मोजावे डेजर्ट ले लो, है ना, या फिर यहाँ पे आप इस कोस्ट पे अटकामा डेजर्ट ले लो। ये सारे आप देखोगे कि ये सारे जो जितने डेजर्ट्स हैं वो सारे वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पे ही हैं, मतलब कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे ही हैं। तो ऐसा क्यों? ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्यों है ऐसा। तो देखो, इसका ओशन करंट से रीज़न क्या रिलेट करता है कि देखो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहे हैं ना, जितने भी मैंने बताया, जितने भी वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स पे करंट फ्लो कर रहे हैं लो और मिड लैटिट्यूड्स में, जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में बता रहा था, वो सारे क्या हैं? वो सारे हैं कोल्ड करंट, करेक्ट, कोल्ड करंट। अब मेरे को एक बात बताओ कि भाई जब कोल्ड करंट ब्लो कर रहा होगा, तो एयर भी जो उसके ऊपर होगी वो भी कोल्ड ही होगी, है ना। उसके ऊपर जो एयर होगी वो भी कोल्ड होगी। और भाई बारिश कब होती है? बारिश कब होती है? बारिश तो तब होती है ना जब वार्म एयर राइज करती है, क्लाउड्स बनाती है, और फिर बारिश होती है, करेक्ट, वही बारिश होती है। पर यहाँ तो वार्म एयर है ही नहीं, यहाँ तो कोल्ड एयर है, तो यहाँ पे बारिश होती ही नहीं है। तो जितने भी वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन है ना, यहाँ पे बारिश ही नहीं होती है, प्रेसिपिटेशन ही नहीं होता है, और तो बहुत ही ड्राइनेस रहती है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन होता नहीं है, क्लाउड्स होते नहीं है, वार्म करंट है नहीं, है ना, और सनलाइट बहुत आ रही है क्योंकि ट्रॉपिक्स में हैं ये लोग। तो इसीलिए यहाँ पे जितने यहाँ पे जितने भी डेजर्ट्स आपको दिखेंगे वो सारे वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स पे दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड करंट की वजह से कोई प्रेसिपिटेशन होता ही नहीं है, ठीक है। वार्म जो वार्म एयर बनती ही नहीं है यहाँ पे, वार्म एयर सारी यहाँ ब्लो कर जाती है। तो जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि आपको पता होगा, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये इधर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स यहाँ से यहाँ ब्लो करती हैं, तो जितना भी वार्म वाटर होता है ना वो सारा ये इधर ही ले जाती हैं। बाकी जितना आता है वो सारा कोल्ड वाटर होता है। तो भाई कोल्ड वाटर होता है तो एयर भी इसके ऊपर कोल्ड कोल्ड होती है। अब जब एयर कोल्ड होगी तो प्रेसिपिटेशन होगा नहीं, और प्रेसिपिटेशन होगा नहीं तो, और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उस वजह से क्या बन जाएगा? उस वजह से बन जाएगा वहाँ डेजर्ट, ठीक है। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा ये रीज़न होता है कि जो भी अगर बारिश हो भी रही है, ठीक है, मान लो अगर बारिश हो भी रही है, तो क्या होता है कि जैसे मान लो बारिश हुई भी यहाँ पे, ठीक है, तो जितने भी आप देखोगे ना डेजर्ट्स, वो सारे जो माउंटेन्स हैं उसके रेन शेडो एरिया में लाई करते हैं। यहाँ पे जो एरिया बनता है उसको हम बोलते हैं रेन शेडो एरिया, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी। रेन शेडो एरिया क्या होता है कि भाई यहाँ से एयर चढ़ी ऊपर, उसने सारी बारिश इधर ही कर दी, ठीक है, सारी बारिश इधर ही कर दी, तो जब एयर इधर नीचे उतरती है तो वो पूरी ड्राई होती है और वार्म होती है, और उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो रीजन बनता है वो डेजर्ट बन जाता है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन तो सारा ये पीछे करके चली आ गई, है ना, यहाँ पे तो प्रेसिपिटेशन होगा नहीं। तो इसीलिए रेन शेडो एरिया में जितने भी रीजन्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो डेजर्ट्स होते हैं, ठीक है। हमेशा नहीं होता ऐसा, बट
मतलब एक रीज़न ये भी है डेजर्ट का फॉर्मेशन का कि वो जितने भी डेजर्ट्स आप देखोगे वो सारे लीवर्ड साइड पे लाई करते हैं, मतलब माउंटेन के इस साइड पे लाई करते हैं जहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये रीज़न है डेजर्ट्स के फॉर्मेशन, मतलब डेजर्ट क्यों वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स पे होते हैं, ठीक है, उसका रीज़न है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मोस्टली ख़त्म कर दिया है, बट कुछ कुछ कंसेप्ट हैं जो पढ़ लेते हैं, जो कि मैं आपको पिछले लेक्चर में बता ही चुका हूँ कि भाई मेजर ओशन करेंट्स जो हैं वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। और ये मैंने कंसेप्ट बता दिया कि वार्म करेंट्स जो हैं वो लो लैटीट्यूड से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, इक्वेटर से ऊपर जाते हैं, तो लो लैटीट्यूड से ऊपर जाते हैं। और जो कोल्ड करंट होते हैं वो ऊपर से नीचे आते हैं, है ना। और फिर कोरियोलिस फोर्स इसको डिफ्लेक्ट करता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है और सदर्न हेमिस्फेयर में ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। तभी तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो गायर्स बनते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं, है ना। ऐसे बनता है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा था। और सदर्न हेमिस्फेयर में देखा था एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था। देख लो फिर से एक बार, ये देखो, ये था ना, ये एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज था, क्योंकि यहाँ राइट की तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है और यहाँ पे लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर अब क्या दूसरा क्या है कि भाई मैंने आपको ये भी बताया था कि मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करेंट्स हेल्प्स टू रिप्लेनिश द ऑक्सीजन एंड फेवर द ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टन्स एंड प्राइमरी फूड विच आर द प्राइमरी फूड फॉर फिश। तो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ से जो करंट एक आ रहा था पैसिफिक के टॉप से, ओयाशियो करंट था एक, ठीक है। और एक फिलीपींस की कोस्ट से जापान के थ्रू होता हुआ जा रहा था जो कुरोशियो करंट था। ये एक वार्म करंट था, ये एक कोल्ड करंट था। और फिर जब ये यहाँ मिलते हैं, जब ये वार्म और कोल्ड मिलते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट्स का कंसनट्रेशन बढ़ जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि प्लैंक्टन्स का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगता है। प्लैंक्टन्स जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, फ्लोटिंग फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, उनको बोलते हैं प्लैंक्टन्स। तो वो प्लैंक्टन्स का ग्रोथ बहुत बढ़ जाता है। और छोटे छोटे ऐसे बैक्टीरिया टाइप के भी होते हैं, छोटे श्रिम्स टाइप के ना, और उससे भी छोटे। तो वो क्या होते हैं, वो प्लैंक्टन्स होते हैं, वो प्लैंक्टन्स बनने लगते हैं, ठीक है, एल्गेई वगैरह ये सब, ठीक है। तो वो बनने लगते हैं और वो अब फिश का फूड, प्राइमरी फूड तो यही है ना, प्लैंक्टन्स ही तो होते हैं। पेड़ ही तो खाती, मतलब पेड़ तो नहीं, मतलब फिश यही सब खाती हैं, प्लैंक्टन्स को ही खाती हैं। जब हम फिश की फूड चेन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भाई फिश का बेसिक सोर्स यही है, प्लैंक्टन्स ही खाती है फिश, है ना। और फिर इसको बड़ी फिश खाती है, फिर इसको वेल्स खा जाती हैं, ठीक है। तो इस टाइप से चलता है। तो प्लैंक्टन्स जो हैं वो फिश का फूड है, तो सारी जो फिश होती है ना वो यहीं इसी एरिया में कंसनट्रेट हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने बता रहा था जैसे पिछले लेक्चर में कि ये बहुत ही अच्छे क्या होते हैं, फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी फ़िश होती है, क्योंकि प्लैंक्टन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिश अपना खाना लेने आती हैं। और फिर वो वहाँ पे आप जाल बिछा के फ़िश को ट्रैप कर सकते हो। तो वो बहुत ही रिच फिशिंग ग्राउंड्स भी होते हैं, ठीक है। और करेंट्स को हम ड्रिफ्ट में मेजर करते हैं। जो सरफेस पे करेंट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, ये हमने देख ही लिया था पीछे, और वो नॉट्स में मेजर होते हैं। तो ज़्यादा मैं जब एक बार वेव का बता रहा था कि वेव ऐसे मूव करती है, तो वहाँ पे जो ऊपर वाला पार्टिकल था वो ऐसे सर्कल में मूव कर रहा था। फिर जब नीचे वाला पार्टिकल था वो छोटे सर्कल में मूव करता, फिर जो नीचे वाला था वो एकदम मूव ही नहीं कर रहा था। तो सरफेस पे जो वेव का स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इससे ये पता चल रहा था। उस पीछे नहीं देखा लेक्चर तो एक बार देख लो जाके, पीछे समझाया हुआ है ना। तो वो जो है, वो ऊपर जो सरफेस का जो करंट होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और जो अंदर का करंट होता है वो वीक होता है। मतलब वहाँ पे पता नहीं चलेगा कि आपको वेव आ रही है कि नहीं, बट सरफेस पे पता चलता है ना। तो ये हो गया। अब एक तो हमने प्राइमरी फोर्सेस देख लिए थे कि भाई प्राइमरी फोर्सेस से कैसे वाटर मूव करता है, जिसमें हमने सोलर हीट देखा, ग्रेडियंट देखा, फिर हमने कोरियोलिस फोर्स भी देखा था। फिर एक और रीज़न होता है, एक सैलिनिटी का भी रीज़न आता है। सैलिनिटी कैसे इफेक्ट कर सकती है, ओशन करेंट्स को कैसे मूव करेगी सैलिनिटी। क्योंकि भाई हमको पता है कि जो सैलिन वाटर होता है वो डेंसर होता है, डेंसर होता है ना, तभी तो आप डेड सी में फ्लोट ईजिली कर पाते हो। क्योंकि डेड सी जो है वो बहुत ही डेंसर है, बहुत ही हाई सैलिनिटी है उसका, है 230 ppm आई गेस, इसके अराउंड है, ठीक है। तो जो सैलिन वाटर होता है वो सिंक करता है, ठीक है। और जो नॉन सैलिन वाटर होता है, जो कंपैरेटिवली लेस सैलिन होगा, वो उसके ऊपर जाएगा। तो जब ऐसा हो जाएगा कि मान लो भाई एक यहाँ पे वाटर है वो बहुत सैलिन है, तो वो नीचे घुस जाएगा, और जहाँ वाला वाटर सैलिन नहीं है तो वो ऊपर ही रहेगा। तो क्या बन जाएगा, एक ग्रेडियंट बन जाएगा। और जब ग्रेडियंट बनेगा तो क्या होगा, फ्लो बढ़ेगा, फ्लो होगा, ओशन करंट फ्लो होगा। तो सैलिनिटी भी एक रीज़न है, ठीक है। वाटर विद मोर सैलिनिटी इज डेंसर एंड हेंस सिंक्स एंड फ्लोज एट द बॉटम टूवर्ड्स द वाटर ऑफ लो सैलिनिटी। बस वो वही बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है कि भाई ये जो हैवी वाटर होता है वो नीचे सिंक करता है, और जहाँ लेस सैलिन वाटर होगा वहाँ उसके बॉटम पे जाता है ये, ठीक है, एक ग्रेडियंट बन जाता है, ठीक है। कोल्ड वाटर ओशन currents occur when the cold water at the pole sinks
स्लोली मूव्स टुवर्ड्स द इक्वेटर, ये वही बोल रहा है जो मैंने आपको बताया कि पोल्स पे क्या होता है, पोल से जो भी पानी निकल रहा होता है वो एक कोल्ड करंट होता है ना। तो अब क्या होता है, देखो ये मान लो पोल्स हैं, ये इक्वेटर है हमारा लेट से, ठीक है। तो पोल्स पे अब मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं। अब पोल्स पे क्या होता है, पानी बहुत ठंडा होता है। अब ठंडा पानी तो ठंडी चीज़ हमेशा सिंक करती है, मैंने बताया आपको, चाहे वो ठंडा विंड हो, चाहे वो ठंडी कोल्ड एयर हो, चाहे वो ठंडा पानी हो, दोनों ही डेंसर होते हैं और दोनों ही सिंक करते हैं। और वार्म वाटर जो इक्वेटर पे होता है वो क्या होता है, हाई होता है, मतलब वो एक्सपैंड करता है। तभी तो हमने पढ़ा था ना कि वाटर एट द इक्वेटर इज 8 सेंटीमीटर हायर देन कंपेयर टू इट्स देन कंपेयर एज कम्पेयर टू अबव लैटिट्यूड्स, है ना। वाटर इक्वेटर पे 8 सेंटीमीटर ऊपर होता है क्योंकि भाई सनलाइट बहुत आती है और एक्सपैंड करता है। तो क्या होता है कि ये जो कोल्ड वाटर है वो नीचे जाता है, इसका टेंडेंसी होता है नीचे जाने का, और जो वार्म वाटर होता है वो फिर रश करता है इसको फिल इन करने के लिए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? देखो, जो पोल्स पे वार्म वाटर होता है, जो कोल्ड वाटर होता है ना, वो नीचे सिंक करता है। जब ये नीचे सिंक करता है ना। और अब ऐसा तो है नहीं कि ये यहाँ वार्म है, यहाँ कोल्ड है और एक ऐसे दीवार बनी है उसके बाद वार्म है, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। ये ऐसे यूनिफॉर्मिटी थोड़ा मेंटेन होती है इस टाइप से, ठीक है। यहाँ कोल्ड है तो ये नीचे जाता है पोल्स पे, ठीक है। और इक्वेटर पे क्या होता है, ये वार्म वाटर होता है तो ये थोड़ा ऊपर रहता है। तो जब ये नीचे जाता है, जब ये नीचे सिंक करता है, तो इस गैप को फिल करने के लिए वार्म वाटर यहाँ पे रश इन करता है, ठीक है। और ये फिर कोल्ड वाटर क्या करता है, कोल्ड वाटर ऐसे फ्लो करता है और फिर वार्म वाटर नीचे से ऊपर जाता है, फिर कोल्ड वाटर यहाँ से ऊपर आता है, समझ रहे हो। जब वार्म वाटर सरफेस का वार्म वाटर इधर जाएगा तो फिर नीचे का कोल्ड वाटर ऊपर आता है। तो ये एक ऐसे साइकिल बना देता है। पोल से कोल्ड करंट नीचे जा रहा है, इक्वेटर की तरफ फ्लो कर रहा है, और इक्वेटर से वार्म वाटर पोल्स की तरफ ब्लो कर रहा है। तभी मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर से जो भी करंट पोल्स की तरफ जाते हैं वो सारे वार्म करंट्स होते हैं, क्योंकि ये वार्म वाटर मूव कर रहा है, ठीक है। और पोल्स से जितने भी करंट आते हैं इक्वेटर की तरफ वो सारे कोल्ड करंट्स होते हैं, क्योंकि ये कोल्ड वाटर आ रहा होता है। समझ में आ रहा है? और फिर ये एक जो साइकिल बन जाता है ना ऐसे, अब ऐसे ऐसे देखोगे तो आप एक साइकिल बन रहा है, यहाँ से ये नीचे आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर यहाँ से ऊपर आ रहा है, और फिर वार्म वाटर इधर से इधर आ रहा है ना। ऐसे तो हो रहा है। तो ये एक ऑसिलेशन बन जाता है, इसको कुछ बोलते हैं, इसका कुछ नाम है, AMOC शायद बोलते हैं इसको, अटलांटिक मेरिडियल ऑसिलेशन करंट, AMOC, अटलांटिक मेरिडियल ऑसिलेशन करंट इसको शायद बोलते हैं। एक बार जाके देखना और कमेंट करके बताना कि क्या ये सही है, ठीक है। तो इस टाइप से ये ट्रैवल करता है, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है। फिर अगर हम टाइप ऑफ ओशन करंट्स की बात करें तो दो होते हैं, एक सरफेस करंट्स होते हैं और एक डीप वाटर करंट्स होते हैं। अब याद है जब हम वो पढ़ रहा था, जब जब हम ये पढ़ रहे थे कि डेप्थ के साथ टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, तो हमने वहाँ पे देखा था कि भाई शुरुआत में लगभग लगभग कांस्टेंट रहता है जहाँ पे सनलाइट आ रही होती है, फिर एक बार रैपिड डिक्रीज़ करता है और फिर धीरे धीरे डिक्रीज़ करता है। तो हमने बोला था जहाँ तक सनलाइट आ रही होती है, ये 500 मीटर तक आती है सनलाइट, है ना। ये सिर्फ 10% वाटर ही होता है ना। और बाकी 90% वाटर तो इसके नीचे होता है, हमने ये पढ़ा था ना, नहीं ध्यान आ रहा तो पिछला लेक्चर देखिए। 90% वाटर जो होता है वो सरफेस लेयर के नीचे होता है। तो बेसिकली क्या होता है, दो टाइप के करंट्स होते हैं, एक होता है सरफेस करंट और एक होता है डीप वाटर करंट। तो डीप वाटर जो करंट होते हैं वो 90% ऑफ द करंट्स को कंस्टिट्यूट करते हैं, और बाकी जो सरफेस वाले करंट्स होते हैं वो सिर्फ 10% ही होते हैं जनरली, ठीक है। तो वो सिर्फ 10% ही होते हैं। ये सब रिलेट हो रहा है कंसेप्ट पीछे से जो पढ़ाता चला आ रहा हूँ उसी से, बस उसी का एक रिवीजन ही है कुल मिला के, ठीक है। फिर और क्या कोल्ड करेंट्स के बारे में क्या सिंपल सी बात कर रहा है, कोल्ड वाटर इनटू वार्म वाटर एरियाज। कोल्ड वाटर जो है ये बेसिकली जो कोल्ड जब वाटर नीचे आ रहा होता है तो वो अपना क्या होता है, हीट को रिडिस्ट्रीब्यूट करता है ना। और वार्म वाटर जब ऊपर जाता है तो वो अपनी भी हीट को रिडिस्ट्रीब्यूट करता है। वो बस यही बोल रहा है, ब्रिंग्स कोल्ड वाटर, जब कोल्ड वाटर brings cold water into warm water areas, cold currents जो हैं फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द लो एंड मिडिल लैटिट्यूड्स, ये हमने देखा ही था। ये डेजर्ट्स के फॉर्मेशन का यही हमने रीज़न पढ़ा था कि भाई जो भी वेस्टर्न कोस्ट हैं, जैसे जो सहारा वाला कोस्ट है, वहाँ पे कैनरीज करंट ब्लो करता है, और कैनरीज करंट वेस्टर्न कोस्ट पे ब्लो करता है ना। तो ऐसे ही जितने भी कोल्ड करंट्स हैं वो सारे मिड, जो लो और मिड लैटिट्यूड्स हैं, मतलब इक्वेटर के पास वाले, इक्वेटर 0, 30 और फिर 45 तक, यहाँ पे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके वेस्टर्न कोस्ट पे कोल्ड करंट ब्लो करता है ना। और फिर हमने ये भी देखा था कि 45 से ऊपर, मतलब कि 45 टू 65, यहाँ पे ये कहाँ ब्लो कर रहे थे, यहाँ पे ये ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पे ब्लो कर रहे थे, जहाँ पे हमने लैब्राडोर करंट देखा था, फिर हमने इरमिंगर करंट या फिर ग्रीनलैंड करंट की बात करी थी, फिर यहाँ से ओयाशो करंट की बात करी थी, है ना। तो वो यही बोल रहा है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ।
और वार्म करंट इसका उल्टा है। वार्म करंट इसका उल्टा है, ये भी ध्यान रख लेना। मैं कोल्ड करंट्स तो बता दिए, वार्म करंट्स जैसे इसका उल्टा है, मतलब कि वार्म करंट्स जो हैं वो ईस्ट कोस्ट पे मिलेंगे लो और मिडिल लैटीट्यूड्स के, ठीक है, क्योंकि वेस्ट कोस्ट पे तो कोल्ड करंट्स है ना, तो वार्म करंट्स ईस्ट कोस्ट में मिलेंगे लो एंड मिडिल लैटीट्यूड्स पे, और फिर वेस्ट कोस्ट पे मिलेंगे हाई लैटीट्यूड्स पे। तो जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट कोल्ड करंट्स का उल्टा है वार्म करंट्स, ठीक है। तो बस कोल्ड करंट्स याद कर लो और फिर ये याद कर लो कि वार्म करंट्स जो हैं वो इसका रिवर्स हैं, ठीक है, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।